अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन वालों। कैसे हैं बेटा आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अल्लाह का शुक्र है, आप ऑल गुड। अच्छा, फॉर दोस्त हु हैवंट गॉट द बुकलेट्स, यू कैन कलेक्ट देम फ्रॉम सिल्वर एकेडमी अगर आपको हार्ड कॉपी की फॉर्म में चाहिए। और आपका जो पीडीएफ है वो मैं आपको भिजवा देता हूँ। यू माइट हैव गॉट द पीडीएफ, आई एम नॉट श्योर। अगर नहीं तो लेट मी जस्ट सेंड यू द पीडीएफ। अच्छा भाई, हमारा आज के जो लेसन है ये एटीपी के एक पोर्शन को डील करने के लिए है। बेसिकली हमने एटीपी को ब्रेक किया है चार पार्ट्स के अंदर। उसकी वजह ये है कि योर एटीपी में जो आपका सिलेबस है, इट्स नॉट योर 100% सिलेबस जिससे आप थ्योरी और एमसीक्यू को असेस कर चाहिए। बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमारे थ्योरी और एमसीक्यू पे कहते क्वेश्चन देते हैं लेकिन एटीपी में नहीं देते, जैसे रेडियो एक्टिविटी, स्पेस फिजिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके अलावा आपका ये जो साउंड का चैप्टर है इससे बहुत ही छोटा सा पोर्शन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से नहीं आता, मोटर्स कॉन्सेप्ट से नहीं आता। इन जगहों से आपको कोई भी एटीपी का क्वेश्चन नहीं बनता। तो मैंने इसको चार हिस्सों में ब्रेक किया: जनरल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, फंडामेंटल्स उसके, लाइट एनालिसिस, ठीक है, ये एक मेजर चंक होता है जो लाइट एनालिसिस, और थर्मल फिजिक्स। इन चार पोर्शंस के अंदर हमने डिवाइड किया। हमारी आज की जो क्लास है वो जनरल फिजिक्स के हवाले से जो एटीपी के क्वेश्चंस होते हैं उसको डील करने की बेस। अब ये जो एटीपी है, अगर आप एटीपी को समझें तो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, इसके नाम से आपको अंदाजा होगा कि इस पेपर का जो एम है वो आपके थियोरेटिकल या क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को उस तरह से इवैल्यूएट करना नहीं है जैसे कि थ्योरी का पेपर। थ्योरी के पेपर में आपको बहुत सारी इक्वेशंस याद होनी चाहिए थी, आपको लॉज अपने जहन में याद होने चाहिए थे जिनको आप रेफर करते थे आंसर्स के लिए। सही, कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाती थी। एटीपी इज नॉट अबाउट दैट। एटीपी इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसमें होता क्या है मैं अब अगर आपको बताऊं, एटीपी के पेपर में एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू नो योर इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक क्या मेजर करने के लिए किसे यूज किया जाता है। पहली बात, एटीपी के पेपर में ही एक्सपेक्ट्स यू टू नो द टाइप्स या कॉजेज ऑफ एरर्स, कि अगर हमारी रीडिंग्स गलत आ रही हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है। He expects you to know how to troubleshoot, रीडिंग्स को सही कैसे किया जाता है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। एंड he expects you to design and analyze experiments. If I give you a task तो आप उस टास्क को सोचते हुए एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकें, और अगर एक्सपेरिमेंट दे दिया जाए तो आप उसकी एनालिसिस कर सकें। एनालिसिस से मुराद ये है कि उसका ड्राफ्ट बना सके, उसका ग्रेडियंट निकाल सके और उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। ये वो चीजें हैं जो हमारा एग्जामिनर एक एटीपी के पेपर में हमसे एक्सपेक्ट। 40 मार्क्स का ये पेपर 20% की वेटेज आपके लिए रखता है, लेकिन बहुत इजी पेपर। बस इसके आंसर्स का थोड़ा अंदाज मुख्तलिफ होता है, बेसिकली मसला सा है, जिसकी वजह से हम आपको ये पेपर्स है ना अलग पार्ट करके पढ़ते हैं। मैंने थ्योरी और एमसीक्यू के साथ उसको डिस्कस नहीं किया क्योंकि फिजिक्स में एटीपी की एवेलुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो जनरल फिजिक्स से हम शुरुआत करते हैं और पेज नंबर 27 है आपकी एटीपी की बुकलेट्स के अंदर। मैं चाहूंगा कि उससे आप ओपन कर लें। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने पढ़नी है। सही, ये तमाम चीजें आपकी चल रही होंगी तो मैं उसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करता हूँ।
सबसे पहली चीज मेरे बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट के हवाले से, वो है एक्सपेरिमेंट में होने वाले एरर्स। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें लाजमी है कि हम कोई ना कोई गलती तो करेंगे, और उसको कैटेगराइज करना जरूरी है ताकि हम उसको करेक्ट भी कर सकें। तो अगर देखा जाए तो एरर दो टाइप के होते हैं, और आपने ये थ्योरी के चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा, सिस्टमैटिक एंड रैंडम। सिस्टमैटिक एरर्स वो होते थे जिनकी वजह से आपकी जो रीडिंग्स है वो ट्रेंड से एक साइड पे शिफ्ट हो जाती है। विच मीन्स, अगर आपको याद हो कि इफ दिस वाज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ टू क्वांटिटीज y अगेंस्ट x, तो हमारी अनसर्टेनिटी यानी इन एरर्स की वजह से हमारे कोऑर्डिनेट्स या तो ऊपर चले जाते हैं ग्राफ से, ये नीचे आ जाते हैं। तो आप क्या देखते हो कि बिकॉज ऑफ अ सिस्टमैटिक एरर योर रिजल्ट्स एक्चुअली डिविएट फ्रॉम द ट्रेंड। दिस वाज द ट्रू वैल्यू, दिस वाज द एक्चुअल ग्राफ। जबकि ये दो जो ऊपर रेड में मैंने बनाए हैं, ये मेरे सिस्टमैटिक एरर की वजह से मेरी रीडिंग्स डिविएट कर गई। तो सिस्टमैटिक एरर्स बेसिकली इस वजह से कह लो आप, इस तरह से आपकी रिजल्ट्स को इफेक्ट कर। हमारा एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जब वो हमें कोई एक्सपेरिमेंट बताए तो, और हमसे पूछे कि भाई व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ इनएक्यूरेसी इन आवर रिजल्ट्स, जो रिजल्ट्स आए दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट, क्या रीजन हो सकता, तो उसे एक्सपेरिमेंट देख के सजेस्ट कर सके भाई ये गलती हो सकती है, प्रॉब्लम हम ये वाली मिस्टेक कर रहे हो या वो वाली मिस्टेक कर रहे हो, हम इस तरह से उसको सजेशन दे सकते। तो भाई इस सजेशंस के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एरर होते कैसे। सिस्टमैटिक की कैटेगरी को अगर आप बात करें तो उसमें एक कॉमन एरर आता है जिसको हम बोलते हैं जीरो एरर, और इसी तरह से एक और कभी कभार सिस्टमैटिक की कैटेगरी को बिलोंग भी कर जाता है, कहते हैं पैरेलैक्स। पैरेलैक्स वैसे तो बताऊं ना, तो सिस्टमैटिक भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, बात करेंगे तो तुम्हें समझा दें। जीरो एरर क्या होता है अगर मैं आपको रिमाइंड करूं, जीरो एरर उसे बोलते हैं जब आपका इंस्ट्रूमेंट अपनी जीरो वैल्यू से स्टार्ट ना हो। आप किसी इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग लेने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप क्या देखते हो कि आपकी इनिशियल वैल्यू जीरो नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जीरो से किसी हायर वैल्यू से स्टार्ट हो रही है या जीरो से भी लोअर वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। इसे कहते हैं कि हमारी रिजल्ट्स में, हमारी रीडिंग में जीरो एरर है। मैं तुम्हें एक बड़ी ही सिंपल सी मिसाल देता हूं जीरो एरर। ये स्केल देख रहे हो, इस स्केल में 0 सेंटीमीटर मार था ना ऊपर, शुरू में थोड़ी सी डेड स्पेस, ऐसे डेड स्पेस का। अगर मैं ये स्केल इस्तेमाल करूं और इससे मैं किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की या सिलेंडर वगैरह की हाइट निकाल, रीडिंग गलत नहीं, क्योंकि जीरो ऑलरेडी बेस से स्टार्ट नहीं हो रहा, जीरो यहां से शुरू हो। तो पता है मैंने इतना सिलेंडर तो मेजर ही नहीं किया। अगर मेरे स्केल्स में इस ग्राफ से रीडिंग आ रही है 6 सेंटीमीटर, तो ये सिलेंडर 6 सेंटीमीटर का थोड़ी है, मैंने तो ये मेजर कर लिया 6 सेंटीमीटर। जो नीचे तकरीबन 1 आध सेंटीमीटर था ये तो मैं खा गया। तो जीरो एरर कैन बी इन एनी इंस्ट्रूमेंट। आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में होता है, आप याद करो हमने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था कि कुछ भी नहीं रखा था उसके बावजूद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रीडिंग आ रही है, 5 ग्राम्स लिखा हुआ आ रहा है, 2 ग्राम्स लिखा, आपने देखा होगा अक्सर आप मार्केट में जाओ उस पर लिखा हुआ होता, जीरो एरर है कि आप कुछ मेजर नहीं कर रहे हो अभी इसके ऊपर, लेकिन रीडिंग दे रहे हो आप। तो ऐसे मौकों पे हमारी रिजल्ट्स के अंदर जीरो एरर इंट्रोड्यूस। जीरो एरर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आंसर्स जो हम देते हैं अपने पेपर के, जब हमसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ इस एक्सपेरिमेंट में एरर आने का इनएक्यूरेसी क्यों है। उसकी वजह है जीरो एरर एक ऐसा एरर है जो कि डिजिटल
एंड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स दोनों में हो सकता है। मतलब एक डिजिटल स्टॉप वॉच है, उसमें भी पॉसिबिलिटी है जीरो एरर आने की, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में भी जीरो एरर आने की पॉसिबिलिटी है। और जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स है, एनालॉग वो होते हैं जिनपे आपका स्केल प्रिंट हुआ हुआ होता है, जैसे मीटर रूल, एमीटर्स, वोल्ट मीटर्स। एनालॉग वाले उसमें नीडल होती है और स्केल की सारी मार्किंग प्रिंट हुई हुई होती है, वो एनालॉग कहलाए जाते हैं। जीरो एरर उनमें भी हो सकता है। जैसे कि एक एमीटर खरीदा मैंने और मैं क्या देखता हूं कि उसकी जो नीडल है वो जीरो पे नहीं रुकी हुई, जीरो से जरा नीचे रुकी हुई है। मैं बोलूंगा ये नीचे क्यों है भाई, इसको जीरो पे होना चाहिए। अभी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया हुआ, करंट नहीं है मेरे सर्किट के अंदर, तो इसकी रीडिंग जीरो शो कर, ये जीरो से नीचे क्यों है, तो जीरो पे लाना पड़ेगा, जीरो एरर। तो zero error is one of the most common answer that a candidate can confidently give to a question जिसमें उससे पूछा जा रहा है इसमें गलती की वजह क्या है, what is the possible cause of error in this experiment। और इसी तरह से there is something called a parallax error। अब I don't know how many of you do remember this or not। Parallax error occurs when your line of sight is not perpendicular to your reading। जब आप मेजरमेंट करते हुए किसी एंगल से ऑब्जर्व कर, टेढ़ी निगाहों से देख, लुकिंग लाइक दिस। जैसे केमिस्ट्री के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों के पास कॉल्ड ब्यूरेट। ब्यूरेट इज अ वेरी लॉन्ग ट्यूब, सही है। और जब हम उसको वर्टिकल रखते हैं, उसको क्लैंप से बांधते हैं और बेंच पे प्लेस करते हैं तो उसकी हाइट और बढ़ जाती है। अब वो ऑटोमेटिकली उसको रीड करने के लिए आपको यूं ही देखना, तो उसमें तकरीबन हर बार पैरेलल एरर आ जाता है, क्योंकि द रीडिंग दैट दे आर टेकिंग इज विद द रॉन्ग एंगल, दे आर लुकिंग लाइक दिस, उनको सही रीडिंग नजर नहीं आएगी। They should be looking at like this, straight. Line of sight should be perpendicular to your readings। लेकिन पैरेलल एरर की लिमिटेशन, ये एरर बच्चों को बड़ा अच्छा याद होता है ना, तो ये हर जगह फिट कर देते हैं। पैरेलल एरर कैन ओनली अकर ऑन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर एनालॉग। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में पैरेलल नहीं हो सकता। मतलब एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है तुम्हें, उसको तुम अंधे हो गए, आंखें कमजोर हो गई तुम्हारे जो गलत रीड कर, बट इट्स प्रिंटेड, इट्स लाइक ओवर देयर, इट्स बीइंग डिस्प्लेड, रेड कलर से नजर आ रहा है, एंड स्टिल यू हैव अ रॉन्ग रीडिंग। तो parallax error can only be like placed or answered in questions जिनमें कोई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट तुम यूज कर रहे हो मेजरमेंट लेने के, जैसे मेजर सिलेंडर से कोई वॉल्यूम निकाला जा रहा हो, स्केल से किसी की हाइट ली जा रही हो, एमीटर से करंट लिया जा रहा हो, किसी वॉल क्लॉक से टाइम नोट किया जा रहा हो, इन सब जगहों पे तो पैरेलल एरर की बात कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास रीड कर रहे हो, पैरेलल एरर नहीं हो सकता, ये रीडिंग किसी और वजह से गलत हुई है, आपकी जो आंसर के अंदर इनएक्यूरेसी आई है वो किसी और वजह से आई है, पैरेलल नहीं बोलोगे उसको, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नंबर डिस्प्ले था, तुमने बस रीड करना था और कोई नंबर ही नहीं था, तुम क्या आंसर देते उसके। ये चीज याद रखना, पैरेलल एरर कैन ओनली अकर with the analog instruments, not the digital। अच्छा, now अब ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जीरो एरर वाला मामला है, ये तो खैर अब आपके सिलेबस में नहीं है, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। दूसरे नंबर पे आते हैं तुम्हारे पास रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स की अगर बात करें तो देखिए, रैंडम एरर्स क्या करते हैं कि ये आपकी रीडिंग में एक फ्लक्चुएशन पैदा कर, इफ यू रिकॉल, विदाउट द रैंडम एरर्स सारे पॉइंट ना लाइन पे आते, लेकिन रैंडम एरर की वजह से थोड़े पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते, the points are both higher and lower than the actual।
फ्लक्चुएट करते हैं, डिविएट करते हैं। तो यहां पे ये जो हमारा रैंडम एरर का सारा कॉन्सेप्ट है, रैंडम एरर की कैटेगरी में दिस इज समथिंग कह लो कि इट्स ऑलवेज देयर। रैंडम एरर्स आर ऑलवेज देयर, हमेशा। इनमें जो कह लो कि इनका जो इफेक्ट है उसको हम कहते हैं इट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन रिजल्ट्स। फ्लक्चुएट करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर नीचे। इनमें जो कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन आंसर आप देते हो रैंडम की कैटेगरी से किसी एक्सपेरिमेंट में इनएक्यूरेसी के लिए, यू कॉल देम द ह्यूमन एरर, बट आई प्रिफर टू बी अ बिट मोर स्पेसिफिक। सिर्फ कह देना ह्यूमन एरर ये सही नहीं है। मोर और लेस हर एरर ह्यूमन से ही होता है। पैरालैक्स भी एक ह्यूमन एरर है, यू आर नॉट लुकिंग एट द रीडिंग करेक्टली। कॉपिंग इक्वेशन डाउन like incorrectly, that's a human error as well. See, not knowing how to use an instrument is a human error as well. मैं तुम्हें वर्नियर कैलिपर पकड़ा दूं लेकिन ये ना सिखाऊं इस्तेमाल कैसे करते, रीडिंग कैसे लेते, तो उल्टी सीधी रीडिंग निकाल देते हो कि बोलो बेटा तो ह्यूमन एरर है। मोर और लेस एवरी अदर एरर इज अ ह्यूमन एरर। पेपर में इफ यू जस्ट राइट अ ह्यूमन एरर मार्क ही मिलता, इट्स टू वेग टू बी एन आंसर, इट्स टू वेग टू बी एन आंसर। Examiner wants you to be a bit more specific. कहते एक्सपेरिमेंट के लिहाज से बताओ ह्यूमन का कौन सा एरर है ये, व्हाट इज ही डूइंग रॉन्ग। अमूमन इसमें जो सबसे कॉमन आंसर कोट किया जाता है इट्स द ह्यूमन रिएक्शन। द टाइम वी टेक टू रिएक्ट टू समथिंग, द ह्यूमन रिएक्शन। एंड ह्यूमन रिएक्शन टाइम वाला एरर it occurs in fast experiments. Experiments जो तेज होते हैं, फर्ज करो I ask you कि भाई drop a ball and note the time it takes for it to fall. यहाँ स्टॉप वॉच नहीं हो रहा। आप बॉल को छोड़ोगे, जैसे ही बॉल ड्रॉप करोगे गाड़ी स्टार्ट कर दोगे, बॉल आके ग्राउंड को हिट करेगी, गाड़ी रोक दो। ये जो प्रोसेस हुआ ना ये तेज था। एवरी टाइम यू रिपीट you'll get slightly different value of the time. This is an actual real life example of a human reaction time error. आपसे कभी स्टॉपवॉच जल्दी बंद होगी तो कभी देर से भी बंद होगी, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो मेरे बच्चों that's something that you need to take care. पूरा लिखो ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, क्योंकि एग्जामिनर wants you to describe a cause of error, not state. तो आप बोलोगे भाई रिएक्शन टाइम एरर while starting and stopping the stopwatch. Describe. जल्दी मत भागो, बात पूरी करो ताकि मार्क मिले। वरना क्या होगा, लिखने को तुमने आंसर लिखा हुआ भी है, मार्क तुम्हें खाक नहीं मिलना, क्या फायदा उस चीज। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, इसका ध्यान रखना। बाकी पैरालैक्स तो मैंने तुम्हारे साथ जिक्र करी। अब एग्जामिनर की एक बड़ी ही, एग्जामिनर की क्या मतलब, दुनिया के किसी भी एक्सपेरिमेंटलिस्ट की एक बड़ी खास हैबिट होती है, वो कभी भी कोई रीडिंग एक बार नहीं देता, खास तौर पे वो रीडिंग जिसमें उसे शक हो कि मुझसे रैंडम एरर होगा। जैसे टाइम तुमने निकाला था, वो कहता है देखो ऐसी रीडिंग जिनमें रैंडम एरर की पॉसिबिलिटी है, ऐसी रीडिंग्स को आप रिपीट कीजिए 2 3 4 5 मरतबा,
एंड उसका एवरेज ले लीजिए। 2 मरतबा तो करें ही करें ना, बस अच्छा बेहतर होता है 3 टाइम्स आप 3 रीडिंग्स ले और उन 3 का एवरेज ले। एक्सपेरिमेंट बस एक बार करने से रिजल्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि भाई क्या पता उसमें एक अच्छा वाला आपसे एरर हो गया हो, एक बड़ा रैंडम एरर हो गया हो, वो रीडिंग गलत हुई, आपने रिपीट करके देखा ही नहीं। अब रिपीट करते तो आपको अंदाजा होता, अरे नहीं यार मुझसे लगता है गलती से बटन बहुत पहले दब गया, अभी तो रीडिंग ली तो ज्यादा टाइम आ रहा है मेरे। फिर अब 4-5 मरतबा एक्सपेरिमेंट रिपीट करके देखोगे, आप बोलोगे नहीं अच्छे से, मुझे क्या करना है। तो रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका होता है रिपीटिंग एंड टेकिंग एवरेज। आपने कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं परफॉर्म करना जिसमें आप बिना रिपीट करे अपना आंसर दे देंगे। अगर आपने ऐसा किया, आपका मजा आएगा। रिपीट करना और एवरेज लेना is the best and the finest technique that we have for eliminating random errors. Or should I not say eliminating? I should say reducing. ये eliminate नहीं हो सकता. You cannot eliminate it. Reduce कर सकते, पक्की तरह उड़ा नहीं सकते। चीज याद रखो। इसको भी थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। To reduce random errors, experiment must be repeated multiple times and average value should be. 3 मिनट रुकते हैं जरा, हमारे इशू के अजाने हो जाए, फिर आगे कंटिन्यू कर दें। Your ammeter is always attached in series, whereas your voltmeter is always attached in parallel. अब यहां पे एमीटर्स एंड वोल्टमीटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है मीटर रूल। मीटर रूल के बारे में आपको पता है, इट्स एक्चुअली डिजाइन टू मेजर स्ट्रेट लेंथ्स विद इन 1 मीटर्स ऑफ लेंथ, और हाइट वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। इट्स परफेक्ट फॉर मेजरिंग हाइट्स। एंड जो मेजरिंग टेप है हमारा, मेजरिंग टेप कर्व सरफेसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई कर्व ट्रैक हो, मुझे उसकी लेंथ निकालनी हो, आई यूज अ मेजरिंग टेप। अब यहां पे there's something called a measuring cylinder. वॉल्यूम को मेजर करने के लिए किसी लिक्विड के एग्जामिनर जो सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए प्रेफर करता है वो मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर से एग्जामिनर 2 बातें पूछता है। पहली बात, वो किसी लिक्विड के वॉल्यूम को लेबल करने को बोले कि मार्क कीजिए उसका लेवल। आपको पता है जब आप लिक्विड का लेवल मार्क करते हैं मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर, आप एक मेनिस्कस बनाते हैं, और वॉल्यूम की जो वैल्यू आपको बताई जाती है उसे आप लोअर मेनिस्कस से शो करते हैं। फॉर इंस्टेंस ऐसे ही बोलता हूं, ये 30 cm क्यूब का लिक्विड था, मुझे 30 cm क्यूब के लिक्विड के ऊपर लेवल शो करना था, तो मैं ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बना दूं, मैं मेनिस्कस दे रहा हूं। मैं अपने लोअर मेनिस्कस को 30 वाली रीडिंग से मैच कर। अगर आपको डाउट होता है पता नहीं मैच हो रहा है नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप एक डॉटेड लाइन बना दो, डॉटेड लाइन बनाओ, फिर बना लो मेनिस्कस। इससे क्या होगा कि आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाएगी कि आप अपने लोअर मेनिस्कस को कहां तक शो कराना चाहते हैं, ये कहानी। तो एक काम तो वो आपसे ये करवाता है, वो मेनिस्कस बनवाता है। दूसरी बात, he wants you to actually know where to place your eye when you want to take a reading, कि तुम्हारे आई लेवल की पोजीशन तुमसे ये देखना चाहिए। अब देखो, आई लेवल की पोजीशन के लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि भाई हम अपने लाइन ऑफ साइट को रीडिंग के बिल्कुल परपेंडिकुलर रखें। अब वो काम कैसे होगा, इस पे स्टूडेंट्स अमूमन क्या करते हैं, दे एक्चुअली जस्ट ड्रॉ एन आई एंड दैट्स इट।
ये चीज गलत है। यू नॉट सपोज टू डू थिंग्स लाइक दैट, मतलब आप जान थोड़ी छुड़ाना चाहते हो। इसका तरीका होता है कि आप स्ट्रेट डॉट लाइन बनाइए और एक क्रॉस मार्क करके उसे आई लेवल भैया होनी चाहिए। ही वॉन्ट्स टू सी कि बच्चे को पता है कि 90 डिग्री का एंगल होगा इनके बीच में। दैट्स व्हाट ही वांट टू सी। यू गेट दैट? इसलिए चीज जरूरी होती है कि यू सपोज टू ड्रॉ द लोअर मेनिस्कस। तो लोअर मेनिस्कस वाली बात और आई लेवल की उस लोअर मेनिस्कस से मैच करने वाली चीजें, ये दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो उसके हवाले से, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड। अगली चीज मेरे बच्चों, ये बड़े काम की इंस्ट्रूमेंट है, इट्स कॉल्ड सेट स्क्वायर। यू डेफिनेटली वुड हैव सीन अ सेट स्क्वायर इफ यू हैव बॉट अ ज्योमेट्री बॉक्स। हम कभी यूज तो नहीं करते थे उसे, लेकिन ये हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में से निकलता था, एक राइट एंगल ट्राइंगल वाला एक प्लास्टिक का इंस्ट्रूमेंट। सेट स्क्वायर के दो दो कमन समझ लो पर्पस। पहला पर्पस, किसी ऑब्जेक्ट का सरफेस से 90 डिग्री चेक। सेट स्क्वायर्स को हम 90 डिग्री का चेक अप्लाई करने के लिए यूज करें कि हमारी जो सरफेस है वो बॉडी हमारी सरफेस से 90 पे है या नहीं। फॉर इंस्टेंस, ये मेरा ग्राउंड है और मैंने एक स्केल रखा जिसे मुझे चेक करना था कि ये स्केल मेरे सरफेस से वर्टिकल है कि नहीं। कभी कभार एजेस वगैरह घिस जाते हैं, स्केल टेढ़ा हो जाता है। चेक करने के लिए क्या करूंगा भाई? चेक करने के लिए मैं इसके साथ लगाऊंगा एक सेट। सेट स्क्वायर की एक साइड को बेस से मैच करूंगा और दूसरी साइड को स्केल से। जब दोनों साइडें मैच हो जाएंगी इसका मतलब हमारा जो बेस है और हमारा जो स्केल है दोनों 90 डिग्री। तो इसका एक पर्पस जो है वो है कि भाई टू चेक if the meter rule or any object is at 90 degree to the surface or not. दूसरा पर्पस, दूसरा पर्पस है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्केल तक ट्रेस करना। कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि थोड़े ऑब्जेक्ट का साइज वगैरह ज्यादा होता है, कुछ भी एक्सवाइजी, इसकी वजह से आप स्केल को ना उसके करीब नहीं लाते। फॉर इंस्टेंस, आपके पास एक कोन है, और आपने ना इस कोन की हाइट चेक की। अब मसला क्या है कि लाजिम बात है कोन टेपर्ड होती है ऐसे, तो स्केल रख भी दिया बराबर में तो कोन का जो टिप है तो दूर है स्केल से। तुम्हारे लिए अंदाजा लगाना कि यार ये कोन का टिप स्केल पे कहाँ है, अब ये तो मुश्किल काम हो जाए। इसमें हमारा अक्सर सेट स्क्वायर काम आता है। वो ऐसे काम आता है कि हम सेट स्क्वायर की एक साइड को अपने स्केल के साथ जोड़ के
नीचे लाना शुरू कर दिया। और जैसे ही हमारे सेट स्क्वायर की अगली साइड टिप को मैच करती है, हम देख लेते हैं कि अच्छा यार ये टिप कहाँ तक है, और यहां पे हम उसको उसकी रीडिंग ले लेते। ऐसे सेट स्क्वायर का भी यूज किया जाए। हम यहाँ पे इसका कह सकते हैं कि भाई तो ये मैंने थोड़ी सी ना डिस्क्रिप्शन दे दी कि भाई आप एक साइड को मीटर रूल से मैच करोगे और दूसरी साइड को उसकी टिप से लग के जोड़ दो। यहां से आप रीडिंग निकाल के बता सकते हो बेटा। स्केल अगर आप न्यू करके बेंड करती है, आप इंक्लाइंड लेंथ निकालोगे, वर्टिकल लेंथ नहीं निकाल। हमें वर्टिकल हाइट चाहिए ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट, सपोर्ट इंस्ट्रूमेंट भी नहीं कहना चाहिए उसको, इज समथिंग कॉल्ड अ फिड्यूशियल मार्क। Fiducial mark is not something very extraordinary, to be very honest. Fiducial mark is just a reference point जिसे हम यूज करते हैं किसी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट को डिटरमिन करने के। मींस अगर मुझे ये जानना है कि भाई मेरा एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कितना मूव हुआ, तो बजाय उस पूरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के, मैं उसकी एक साइड को अपना रेफरेंस बना लूंगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा ये साइड कितनी आ गई। जैसे अक्सर ट्रॉली वगैरह के लिए करते हो तुम लोग कि भाई एक ट्रॉली है, वो एक जगह से चलते हुए आगे गई, तुम पूरी ट्रॉली को नहीं देखते हो, तुम क्या करते हो, तुम सिर्फ उसका फ्रंट पार्ट देखते हो। तो बोलते हैं ये फ्रंट आगे कितना गया, और तुम बॉडी के साथ ही चल रही है, तो जितना फ्रंट मूव हुआ होगा पूरी गाड़ी इतनी मूव हुई होगी। तो तुमने क्या किया, तुमने अपने फ्रंट को गाड़ी की एक रेफरेंस, या कह लो एक तरह का पोजीशन मार्क लिया कि भाई ये मेरा रेफरेंस मार्क है, मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट को मेजर। और इसी तरह से एक ये है, मैंने मिसाल दी, किसी वायर में एक्सटेंशन मालूम करनी थी कितना स्ट्रेच हुआ। आपने क्या किया, उस वायर के ऊपर एक छोटा सा कोई पीस ऑफ पेपर या कोई रेड कलर का टैग आपने बांध दिया, और उस पॉइंट को ऑब्जर्व कर दिया। जब आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि ये वायर मूव करेगा, मतलब स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने की वजह से ना ये पॉइंट अपनी जगह से आगे चला जाए। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट कितना आगे गया, जितना ये पॉइंट आगे गया उतना ही मेरा वायर स्ट्रेच हो। तो फिड्यूशियल मार्क्स इन मकसद में काम आता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। बता दो।
फिर प्रोट्रैक्टर वाला जो मैटर है, प्रोट्रैक्टर तो आपके पास सिंपल एक डी है, इसको कॉमनली डी बोल रहे होते हैं, एंगल वगैरह मेजर करने के लिए यूज होता है। प्रोट्रैक्टर के हवाले से एक बात मैं मशवरा दे, प्रोट्रैक्टर दो डिफरेंट साइजेस के आते हैं, एक जो छोटे स्मॉल प्रोट्रैक्टर जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स से निकलते हैं, और एक लिटरली बड़े प्रोट्रैक्टर। बड़े प्रोट्रैक्टर्स उन सिस्टम्स के लिए यूज किए जाते हैं जो कंपैरेटिवली लार्ज इन साइज। फर्ज करो मुझे ये है मेरा एक कीबोर्ड है, और मुझे इस कीबोर्ड की, इसको मैंने प्लेन बना के ना ऐसे में जस्ट एंगल निकाल, और ये मैं जमीन पर रखूँ, तो वो छोटा वाला प्रोट्रैक्टर हो सकता है मुझे बहुत प्रॉब्लम देगा। साइज में छोटा है ना, एंगल वैंगल निकालना मुश्किल होगी। बड़ा प्रोट्रैक्टर होगा ना, तो उससे बड़ी चीजों के एंगल्स की डिटर्मिनेशन आसान। मैं तो सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि प्रोट्रैक्टर तुम्हारे पास एक नहीं, दो डिफरेंट टाइप के थे। You have got small ones and you've got the large ones. You can use both of them depending on your experience. और तुम सजेस्ट करते हो कभी कभार ऐसे, use a large protractor when you see that your apparatus is larger in size. बड़ा सा कोई प्लेन है, उसका एंगल निकालना है, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, छोटी छोटी बॉडी के लिए छोटा वाला प्रोट्रैक्टर चल जाता। तो हम यहाँ पे बोल देते हैं उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेजेस, अब तो खैर ये ऑलमोस्ट सिलेबस से जा ही चुके हैं। स्क्रू गेज की भी हल्की सी मेजरमेंट है जो बाकी है तुम्हारे पास, लेकिन ये है कि हाँ, vernier calipers are one of the best instruments to be used for finding internal diameters of objects. उसके जो अपर जॉज होते हैं ना, वो आपके पास मेजर करने के लिए सबसे अच्छा होता है। अब आ जाते हैं जरा पेंडुलम। पेंडुलम का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो वैसे ही जैसे तुम्हारे चैप्टर नंबर 1 में, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस। हम यहाँ ग्राफ की प्लॉटिंग से आपके साथ बात शुरू। देखिए, एग्जामिनर जब आपको पेपर में क्वेश्चन देता है ना, एटीपी के अंदर अमूमन वो 4 क्वेश्चन देते हैं। उसमें यूजुअली क्वेश्चन नंबर 1 इज द लॉन्गेस्ट ऑफ देम ऑल, जिसमें वो आपसे ग्राफ बना। यूजुअली इट्स अ 15 मार्क क्वेश्चन, और ऑन 15 मार्क क्वेश्चन के अंदर वो 4 मार्क्स आपको ग्राफ बनाने के थे। किन चीजों में आपको मार्क मिलता है, ये बात मैं आपको सिखा। पहला मार्क मिलता है जब आप एक्सेस को लेबल करें। जब आप अपने ग्राफ का एक्सेस लेबल कर देते हो कि भाई एक्स पे ये प्लॉट हुआ हुआ है, वाई पे ये प्लॉट। दूसरा मार्क आपको मिलता है जब आप स्केलिंग करते हैं, स्केल पे अपने ग्राफ के एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे मार्किंग्स करने की बात। स्केलिंग करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप ग्राफ बनाने जाए ना, आपका स्केल इतना लाइक एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि आपके कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट 70% ऑफ द ग्राफ कवर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स, ग्राफ नहीं। किसी को बोलो बेटा 70% ग्राफ कवर करना है, वो अपनी मर्जी से छोटा सा स्केल लेता है, उसमें 5 पॉइंट जो है ना चिपके हुए होते हैं एक दूसरे से, लाइन लंबी करके बोलते थे ये सर 100% कवर कर दिया, और बोले
क्या बोले हम उसको? बोला था भाई ग्राफ की लाइन को लंबा करने को नहीं बोला था हमने। 70% कवरेज का मतलब ये है कोऑर्डिनेट्स ग्राफ के 70% वाले हिस्से तक जाते रहे। ऐसा महसूस ना हो कि तुम्हारे सारे कोऑर्डिनेट इतने से डब्बे में आके मुख्तस हो गए और बाकी पूरा ग्राफ खाली पड़ा। तो स्केलिंग एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। मैथ्स में आप लोग ये बात सीखते भी। तीसरा मार्क मिलता है जब आप कोऑर्डिनेट्स मार्क करते हैं। कोऑर्डिनेट्स की अगर आप बात करते हो एग्जामिनर दो चीजें प्रेफर करते हैं, कहता है या तो क्रॉस मार्क करो, वरना डॉट लगा रहे हो तो साथ में सर्कल भी करो। खाली डॉट मार्क करने का कोई फायदा नहीं है मार्क नहीं करना। या तो क्रॉस वरना डॉट के ऊपर सर्कल, तो मार्क करता है। और वही बात 70% कवरेज। और आखिरी पॉइंट मिलता है जब तुम लाइन ऑफ बेस्ट फिट या कर्व ऑफ बेस्ट फिट। यहां मिलता है आपको 4। दुआ करो कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट आए। अगर कर्व ऑफ बेस्ट फिट आ गया तो मुश्किल हो जाती है, काफी मुश्किल है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो चलता है, कर्व ऑफ बेस्ट फिट नहीं चलता। क्योंकि मसला क्या होता है कि भाई जब आप कर्व बनाने जाते हो, कर्व तो आपको एक ही गो में बनाना है। आपको पता है अगर आपने कर्व ऐसे स्केच किया यूं कर करके तो उसका फायदा थोड़ी है। यू डोंट गेट अ मार्क फॉर दैट। तो कर्व बनाएंगे आप वन गो में। उसमें मशवरा ये देता हूं बच्चों को, बेटे बिल्कुल हल्का हाथ रख के अपने कर्व को ट्रेस कर लिया करो, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि मिटाने की जरूरत भी पड़े तो मिटा ले। और उसके बाद जब आपको एक मूवमेंट अंदाजा हो जाएगा ना ऐसा जाना चाहिए, तो बस फिर एक बार पेंसिल को थोड़ा हार्ड रखो। और इसमें बार बार मिटाने की गलती मत करो, उससे तुम्हारा चौथा मारा मार्क जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग ग्राफ बनाते हैं फिर मिटाते, फिर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं फिर मिटाते, अब ये करते रहे इससे कोई भला नहीं होता। क्योंकि जितनी मर्तबा मिटा के बनाएंगे इतनी सारी लाइनें बनेंगी होंगी उसमें। और फिर इस चक्कर में कभी कभार आप एक कोऑर्डिनेट भी मिटा देते हो। आपने ग्राफ मिटाने के चक्कर में उसको मिटाया, एक कोऑर्डिनेट भी आपका मिट गया, पता ही नहीं चल रहा वो कोऑर्डिनेट। ये भी होता है, इससे मार्क्स आया हो गया आपका तीसरा वाला भी। इसलिए भाई कभी कभार वाकई में लालच बुरी बला है। उस एक मार्क के लालच के चक्कर में आपने अपना पिछला वाला मार्क भी गवा, और जितना वक्त गवाया उस चक्कर में आगे का कोई पार्ट जाया हो जाएगा। ला माफ। एग्जामिनर ये बात जानता है कि बच्चा उसकी ब्लड लाइन पिकासो से जाके नहीं मिली, वो लियोनार्डो दा विंची की तरह आर्टिस्ट नहीं पैदा हुआ। उसका ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा तो उसको उसने मार्जिन ऑफ इनएक्यूरेसी दी दी होती है कि ठीक है इतना डिविएशन चलेगा, चलने दो, एक्सेप्टेबिलिटी की रेंज है उसकी। जालिम जाबिर नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन वैसा नहीं। वेरी केयरफुल होता है। बाकी खैर ग्रेडियंट निकालना तो मैं समझता हूँ आपको आता ही। y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। और अगर ये कर्व होता तो ग्रेड बनता फिर उसके बाद ग्रेडियंट। अब जरा ग्राफ में ग्राफ वाले क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा पहला क्वेश्चन आप एक बार जरा रीड कर लो, मीनवाइल मैं जरा पानी पी लूं, फिर आप आगे चलो।
चले भाई, इस क्वेश्चन में आप अगर आपने रीड किया हो, ये एक सिलेबस अपडेट होने के बाद एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो पेपर में आने लगा है। इसमें आपने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है। वो आपको थीम बताता है, कह रहा है जैसे यहाँ पे कि स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द स्पीड ऑफ अ स्मॉल ट्रॉली मूविंग डाउन अ स्लोपिंग रैम्प, plan an experiment which will enable her to compare the effect of different angles of the slope on the average speed of the trolley between points on the graph. वो एक्सपेरिमेंट प्लान करने को बोल रहे हैं जिससे हम अलग अलग एंगल ऑफ द स्लोप के ऊपर उस ट्रॉली की एवरेज स्पीड निकालेंगे। कॉमन सेंस हमें ये बोलता है हम जितना उसको टिल्ट करेंगे उतनी स्पीड उसकी बढ़ेगी ऑब्वियसली। एवरेज स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप एक बात गौर करो, उसने इतनी आसान सी इक्वेशन में लिखी है। That is all about the ADP paper. He is not expecting you to remember equations right now. सब पता है, तो सब practical oriented बात है। कहता है the apparatus available includes a long ramp with support that enables it to set at different angles. आपके पास एक लॉन्ग सा रैंप है जिसको आप अलग अलग एंगल्स पे लगा सकते हो। You have a support for that. A small trolley. ये दो चीजें उसने आपको दी, बाकी उसने आपको कुछ। अब वो कहता है in your plan list any additional apparatus that is needed. Explain briefly how to do the experiment, including how to take the measurements so that average speed can be determined. Suggest a possible source of inaccuracy as well, even if the method is carried out carefully. A cause of inaccuracy बताओ. Suggest state the key variables to keep constant. Draw a table with column headings to show how to display the readings. Explain how to use the readings to reach the conclusion. रीडिंग को कैसे इस्तेमाल करोगे कंक्लूजन में। देखो बेटा, इस तरह का सवाल क्योंकि हर साल आता है और इसी अंदाज में आता है, तो हमने इसको करने का आपको है ना एक एक पैटर्न देना है कि देखो जवाब को इस अंदाज में लिखो। अब वो मैं आपको तरीका समझा। हम आंसर में तीन बातें बताते हैं, वेरिएबल्स, मैथोडोलॉजी या एनालिसिस। ये वो चीजें हैं जो हमसे पूछी जाती है, वेरिएबल्स, मैथोडोलॉजी या एनालिसिस। सबसे पहले वेरिएबल्स की बात की। अगर आप वेरिएबल्स की बात कर रहे हो तो वेरिएबल्स में the first is your independent variable. Then we have a dependent variable. And then we have control variables. Independent variable क्या होता है पहले जरा ये समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस वेरिएबल को बोला जाता है जिसे एक्सपेरिमेंट में आप खुद चेंज कर रहे हो। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में स्लोप का एंगल, आपने स्लोप को किस एंगल पे सेट करना है ये आप डिसाइड करोगे। दैट्स योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो उस इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज हो जाए। जैसे आपकी एवरेज स्पीड, आपने स्लोप जिस एंगल पे रखना है आपकी एवरेज स्पीड उसके हिसाब से उतने हिसाब से फास्ट या स्लो। एंड कंट्रोल वेरिएबल्स, कंट्रोल वेरिएबल्स में आप उन वेरिएबल्स का जिक्र करते हो जिनको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर वो चेंज हुए तो टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा या आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट। आप उन्हें कांस्टेंट रखते हो, फिक्स्ड रखते हो ताकि एक्सपेरिमेंट पे उसका कोई और इफेक्ट नजर ना आए। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ एंगल का इफेक्ट देखो ना। अब आपने ट्रॉली का मास चेंज कर दिया, ट्रॉली की शेप चेंज कर दी, ट्रैक का मटेरियल बदल दिया, एक में फ्रिक्शन ज्यादा थी एक में फ्रिक्शन कम है, अब आप बैठे रिजल्ट्स डिविएट करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा ये
ये मास की वजह से इफेक्ट आया है या एंगल की वजह से? इसलिए आप कभी भी एक्सपेरिमेंट करते हुए जिन वेरिएबल्स में खेल रहे होते बस उसी में बात। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वेरिएबल क्या है? तो नहीं, कौन से दो वेरिएबल जिन पे आपने वर्किंग करनी है? आपने सवाल पढ़ा, आपने गौर किया होगा, उसने बात ही दो वेरिएबल्स की। उसने एंगल का जिक्र किया और एवरेज स्पीड की बात, इसके अलावा किसी बात के जिक्र ही नहीं किया। यही से पता चलता कि किन दो वेरिएबल्स के दरमियान हमें वर्किंग। फिर आती है मैथडोलॉजी, एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। मैथडोलॉजी में एक चीज है डायग्राम, भाई एपरेटस कैसे लगेगा, मगर ये आप में ऑप्शनल है। तो आप लिखना बनाना चाहे डायग्राम बना दे, ना बनाना चाहे ना बनाए, कोई जबरदस्ती नहीं। फिर आपको बता रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और उनके यूज, थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के अंदाज कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और आपने उसे कैसे यूज करना है, आपका मीटर रूल कैसे यूज होगा, आपका वर्नियर कैलिपर कैसे यूज होगा, ये सारी चीज। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे आपके पास आता है कि भाई कंट्रोल वेरिएबल्स या प्रिकॉशन फ्रॉम एरर्स, ये चीज आ जाती है। एंड देन यू टॉक अबाउट रिपीटिंग एंड एवरेज। You talk about repeating your experiment multiple times and then you take the average of them. That's how you go about. Then you move on towards the analysis wala part. Analysis में the first thing that you have to do is you have to draw a table which shows कि आपने डेटा को किस तरीके से लॉग किया, डेटा कहते हैं। देन आप ये बताते हो कि भाई आपके ग्राफ के एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, वाई एक्सिस पे। बेसिकली एक्स एक्सिस पे आता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई एक्सिस पे आते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल, और आप फिर एंड में अपना कंक्लूजन देते हैं या ये बताते हो कि आप ग्राफ को देख के क्या पहचान। ये जो मैंने कुछ बातें बताई ना बेटा, ये बातें आपके आंसर को लिखने की टेक्निक है। कि वेरिएबल्स बताएंगे हम, मेथडोलॉजी बताएंगे हम, और उसके बाद एनालिसिस। इस तरह आंसर को हम लेके चलेंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के अपने पर्टिकुलर आंसर के, इसको लिखा कैसे। लेट मी गो। जब हम आंसर लिखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि ये बातें मैं क्या कर। पेपर में जब आप आंसर लिखते हो तो एग्जामिनर हमें अलाउ करता है कि हम आंसर को पॉइंटर्स की फॉर्म में लिख सकते। जैसे सबसे पहले मैं वेरिएबल्स के बारे में बता, तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे एंगल ऑफ द रन is the independent variable, जबकि
Average speed is the dependent variable. कंट्रोल वेरिएबल्स में लाइक आई सेड आपने वो वेरिएबल्स लिखने हैं जिन्हें आप एक्सपेरिमेंट में चेंज नहीं करेंगे, जैसे कि मास ऑफ द ट्रॉली, shape of the trolley, surface finish of ramp, must remain the same. ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि मेक श्योर यू आर नॉट पुशिंग द ट्रॉली, जस्ट रिलीजिंग इट। ऐसा ना हो कि आप ट्रॉली को धक्का देके आगे छोड़े, आप बस उसको रिलीज करें। वेरिएबल्स बताने के बाद अब हम जाएंगे मेथोडोलॉजी। पेपर में आप इसी पैटर्न पे अपना आंसर लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, हेडिंग डाल के पॉइंटर्स लगा के आप बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, बेफिक्र। अब मेथोडोलॉजी में मैं बात करूंगा कि मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज मेजर करूं। मुझे एंगल निकालना है तो उसके लिए प्रोट्रैक्टर यूज होगा। मुझे एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस और टाइम चाहिए, तो डिस्टेंस मीटर रूल से निकाल लूंगा या मेजरिंग टेप से, और टाइम के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा स्टॉपवॉच। तो ये बातें मुझे यहाँ बतानी है। लेट मी एक्सप्लेन, और थोड़ा सा मैं इलाबोरेट करता हुआ बताऊं। मैंने एंगल की बात की कि भाई उसको प्रोट्रैक्टर से निकाले, और उसके आगे सजेशन दे दी कि भाई यूज अ लार्ज प्रोट्रैक्टर एंड अवॉइड पैरेलल एरर बाय कीपिंग योर लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर। तो ये हमने सजेशन के तौर पे दिया कि भाई ये है जिसका आप ध्यान रखिए, ये बेसिकली आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। फिर इसी तरीके से measure the distance between points on the ramp. आप मीटर रूल भी कह सकते थे और मेजरिंग टेप भी कह सकते थे। Release the trolley.
Release the trolley from the top point and start the stopwatch. Stop the stopwatch. When trolley reaches the bottom point. अब यहां पे एरर का चांस है, रैंडम एरर का। तो आप सजेस्ट करोगे यहां पे कि रिपीट करें और एवरेज ले लें। हम यहाँ पे इसमें अपनी सजेशन कोड करेंगे। And then you take the average time of t. अब यहां से आगे अगर हम चलते हैं, now you repeat the whole procedure. For different angles. Until there are 6 sets of readings. अब ये 6 कोई वो नहीं है, मतलब जरूरी नंबर नहीं है। हम 6 इसलिए बोलते हैं कि भाई आपके पास एक अच्छा खासा डेटा हो जाए। 6 कोऑर्डिनेट्स के बाद अगर आप ग्राफ प्लॉट करना चाहो तो आप थोड़ा तसल्ली से ग्राफ, कहने का बस। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह से यहाँ पे सजेशन दिया। मैंने बोला भाई पैरेलल एरर को अवॉइड कर लो, रिपीट और एवरेज करने का जिक्र कर दिया, स्टॉप वॉच से टाइम ले आया, ये सारी चीजें मैंने यहाँ प्रोसीजर बता। प्रोसीजर के बाद अब बारी है एनालिसिस। एनालिसिस में सबसे पहले आएगा आपका टेबल, और टेबल में भी आप सीरियल नंबर। टेबल में तुम्हारा एंगल आएगा, फिर आएगा तुम्हारे पास टाइम की वैल्यूज जो आपने मेजर किया था। पहला टाइम t1, फिर t2, और फिर आप इनके एवरेज लें। एंड देन द एवरेज स्पीड, जो कि होगा डिस्टेंस। ऐसे बनेगा आपका। टेबल के बाद आप ये मेंशन करोगे प्लॉट अ ग्राफ और एंगल ऑन एक्स एक्सिस। मैंने कहा था ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स पे रख देना, against average velocity on y axis.
if the graph has a positive gradient, then the two quantities are directly related. मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहा, फर्स्ट देखोगे इस बात को, आई हैवंट यूज्ड द वर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई सेड डायरेक्टली रिलेटेड. फर्क है दोनों. यहां डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है योर ग्राफ मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट मस्ट बी अ स्ट्रेट. डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब ये होता है कि भाई इट कुड बी अ कर्व, मे और मे नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, लेकिन ये है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ रहा है. तो हम इसे कहते हैं कि भाई हमारे रिजल्ट जो है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर. हमारे दोनों कोऑर्डिनेट्स एक के बढ़ने से अगला वाला भी बढ़ता है, इसे बोलते हैं डायरेक्टली रिलेटेड. डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो एक बहुत ब्लंट स्टेटमेंट है. अगर आप कहते हो कि आपकी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई आपका ग्राफ इज गोइंग टू बी स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ये दोनों बातें हो कि स्ट्रेट लाइन भी हो और ओरिजिन से पास भी हो, ऐसे हो. तो हर बार ना दो क्वांटिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल दिया जाता, क्या पता ना हो प्रोपोर्शनल. बस इतना बताते हो जितना कॉमन सेंस कहता है मैं डायरेक्टली रिलेटेड. आप ग्राफ की शेप को देख के बता सकते. अगर ग्राफ पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला हुआ उसका मतलब दोनों क्वांटिटीज में एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक का बढ़ना अगले को भी बढ़ाए, कहने का मतलब. अगर आंसर स्पेस कम पड़े ना और तुम्हें नीचे वाली खाली जगह पे लिखने की जरूरत पड़े तो लिख देना, उससे कोई मसला नहीं हो. ये कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है. और डायरेक्टली रिलेटेड वाली बात में ये चीज याद रखना, ग्राफ किस तरह से हो तो भी डायरेक्टली रिलेटेड कहलाया जाएगा. ये भी डायरेक्टली रिलेटेड है, ये भी डायरेक्टली रिलेटेड, सब डायरेक्टली रिलेटेड है. एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है. प्रोपोर्शन इनमें से कोई भी नहीं है. प्रोपोर्शन के लिए ग्राफ का स्ट्रेट लाइन होना और साथ ही साथ ओरिजिन से पास होना भी जरूरी है. दोनों चीजें होती हैं. अच्छा, अब मैं आपको करवाता हूं एक ग्राफ का क्वेश्चन. बाद में आपको पता है ना आपकी क्लास 9 बजे तक है. जरा इस क्वेश्चन को करते हैं. ये क्वेश्चन एक ग्राफ से रिलेटेड है. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग. फिगर 1.1 shows the set. Student measures and reports in table 1.1 the unstretched length of the spring. It does not include the loops at the end of the spring. वो loops तो include नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो जो coil वाला एरिया उसे यूज. The value of L naught is the length of the spring when the load on the spring is 0 newtons. Describe one technique you would use to obtain an accurate value for L naught. उसे
सिर्फ कॉइल वाले पोर्शन की लेंथ चाहिए, तो हमें कॉइल वाले पोर्शन का स्टार्ट और एंड लेबल करना पड़ेगा। ये स्प्रिंग का हुक है, ये हमारा हुक है। ये तो अजीब सा लगता है, डिस्टर्ब सा लगता है। और ये है हमारे पास यहाँ पे स्केल बराबर है। ये तो हो गया। हमने क्या किया कि स्प्रिंग का जो स्टार्ट है और जो स्प्रिंग का एंड है उसको स्केल पे चेक कर लिया कि उनकी वैल्यूज क्या है। जो L0 ये बोल रहा है वो बेसिकली ये लेंथ है स्प्रिंग के कॉइल वाले पार्ट की। तो यहां पे हम उसको कह सकते हैं यूज अ सेट स्क्वायर determine L1 and L2 as shown। फिर आप कहेंगे अप्लाई L2 minus L1 to find the length L0। उनको माइनस करके आप L0 निकाल दो। पार्ट बी में ये मुझे कहता है द स्टूडेंट सस्पेंड्स a load of L of 1 Newton from the spring. He records the new length of the spring in table 1.1. He calculates the extension of the spring using the equation L minus L naught and records the value of E in the table 1.1. The student repeats the procedure using loads of 2, 3, 4, and 5 newtons. The readings and results are recorded in table 1.1. एक्सटेंशन लोग कह लो कैलकुलेट कर करके उसने टेबल बना दिया फोर्स का अगेंस्ट एक्सटेंशन। कह रहा प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द लोड ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट ई ऑन द एक्स एक्सिस। स्टार्ट बोथ एक्सिस एट द ओरिजिन 0 0। वो आपको हमेशा बताएगा कि आपका ग्राफ आपने कहां से शुरू एंड ड्रॉ द लाइन ऑफ बेस्ट। चलो भाई सबसे पहले हम जरा ग्राफ को लेबल कर लेते हैं। दिस इज ई इन सेंटीमीटर्स। जो आपकी फोर्स की वैल्यूज है अगर आप उसे देखो तो वो 0 से 5 तक जा रही है स्ट्रेट। तो आई मे राइट ओवर देयर एज 1 2 3 4 and 5। जबकि ई की जो वैल्यूज है, अच्छा ई का एक डेटा है वो इनकम्प्लीट है, वो हम फुल कर देते हैं 23.7 माइनस 2.1 ये 21.6। तो भाई पहला कोऑर्डिनेट 0 0 पे, लाइक आई सेड आपने क्रॉस लगाना है या डॉट लगा के इसको सर्कल करना है। फिर 1 में 3.9। अच्छा एक्स एक्सिस तो रह गया था, एक्स एक्सिस 21.6 तक जा रहा है ना, तो आप एक काम करो उसको लेबल कर लो 0 के बाद 4 8 12 16 20 and 20।
ये चीज है। तो यहां पे अब जैसे हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 पे 3.9, तो 1 पे 3.9 यहां होगा, क्योंकि आपका एक स्मॉल बॉक्स 0.4 का है। आपने 10 स्मॉल बॉक्सेस के अंदर 4 लेबल किया है, तो आपका एक स्मॉल बॉक्स 0.4 का हो गया। डॉट लगा के सर्कल करता तो ऐसे कर देते, ऐसे करते, डॉट लगा के सर्कल करते। फिर 2 पे 8.5, ये आ गया 2 पे 8.5, 3 पे 12.8, 4 पे 17.2, 5 पे 21.6। ये बन गया हमारा ग्राफ। So that's our graph हुआ। एक कोऑर्डिनेट ऊपर छोड़ा, एक कोऑर्डिनेट नीचे छोड़ा, और बाकी पॉइंट्स को मैंने कोशिश की कि वो लाइन पे। ये है सॉरी 17.2, अरे एक कोऑर्डिनेट गलत लग गया था यार। ये था 17। इसमें हल्का सा मुझे ग्राफ उठाना पड़ेगा। अब सही, क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट ऊपर जा रहा है तो एक कोऑर्डिनेट नीचे लाना है। ठीक है। Once your graph is done, अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट के बारे में आई होप यू गाइस हैव दिस आइडिया। इट्स नॉट अबाउट कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लाइन पे, इट्स अबाउट कि आप लाइन ऐसी बनाओ कि आपके पॉइंट्स के अबाउट इक्वली स्कैटर्ड। उस चक्कर में जो आ जाए लाइन पे बहुत अच्छी बात है, गनीमत। लेकिन अगर पॉइंट्स लाइन पे नहीं आ रहे तो उसमें आप जबरदस्ती उसको लाइन पे लाने की कोशिश ना कीजिए। लाइन ऑफ बेस्ट फिट में अगर एक भी कोऑर्डिनेट लाइन पे नहीं आ रहा तब भी वो ठीक होती है, लेकिन फिर वो लाइन ऐसी हो कि जो कोऑर्डिनेट्स आपके प्लॉट हुए में वो लाइन उसके ट्रेंड को फॉलो करे, ये मकसद। तो भाई यहां पे ये करने के बाद अब वो मुझे बोलता है कि यार आप ग्रेडियंट निकाल दो सर। Determine the gradient, show all your working and indicate on the graph the values that you are using। ठीक है बॉस। तो मैंने एक कोऑर्डिनेट यूज करने का सोचा, ये पहला वाला 0 0, कौन छोड़ेगा इसे। और एक ये कोऑर्डिनेट यूज करने का सोचा, इस कोऑर्डिनेट का एक्स है 19.2 और वाई है 4.5। सही, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया। आप बिल्कुल यूज कर सकते हो उन वैल्यूज को भी जिससे आपने ग्राफ प्लॉट किया, अगर वो कोऑर्डिनेट ग्राफ पे आ रहा है तो। अगर वो कोऑर्डिनेट आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हुए ग्राफ पे से उतारा हुआ था तो फिर आप यूज नहीं करें। अब आप अगर ग्रेडियंट निकालते हो इसका,
फॉर्मूला हम जानते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. y2 is 4.5 minus 0 over x2 is 19.2 minus 0. मेरा ग्रेडियंट आ जाएगा यहाँ पे 0.234. ये आ गया हमारा ग्रेडियंट 0.234. इसमें अमूमन लेबल करने का एक तरीका ये भी होता है कि आप वो एक डॉटेड लाइन पूरी बनाते हो ट्रायंगल वाली. सही, लेकिन आई यूजुअली डोंट प्रेफर द ट्रायंगल्स, क्योंकि ट्रायंगल्स में ये होता है कि फिर वो बहुत घिचपिच हो जाता है. मैं बस वो कोऑर्डिनेट जो मुझे यूज करना होता है उसे मार्क करके उसके आगे कोऑर्डिनेट लिख देता हूं. पेपर में तो खराब हाईलाइटर नीचे आइएगा, आप एक डॉट लगा के सर्कल कर दीजिए. ये हो गया भाई 0.23 द ग्रेडियंट. आप इसको टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी लिख सकते हो और थ्री में भी लिख सकते हो. उसकी वजह ये है कि जो डेटा आपके पास टेबल में गिवन है वो टू और थ्री दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स के. आप अपना आंसर हमेशा उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देते हो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपका डेटा होता है. अगर आपका डेटा 3SF में है आप 3 में दीजिए, 4SF में आप 4 में दीजिए. अगर वो मिक्स्ड है, कुछ वैल्यूज 2 में है कुछ वैल्यूज 3 में है, तो फिर उसका मशवरा ये होता है कि आप भी ऑप्शनल है 2 में दे दें या 3 में. एग्जामिनर दोनों एक्सेप्ट. पार्टी में वो मुझे कहता है G इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट K, रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ K टू द सुटेबल नंबर ऑफ SFs. तो भाई अगर G और K बराबर ही है तो K की वैल्यू भी यही हो गई. अब वो मुझे कहता है कि इंक्लूड द यूनिट. यूनिट के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है. ग्रेडियंट है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. आपने y एक्सिस पे जो क्वांटिटी रखी थी वो थी फोर्स, उसका यूनिट है न्यूटन. x एक्सिस पे जो क्वांटिटी रखी थी वो थी एक्सटेंशन, उसका यूनिट है सेंटीमीटर. तो आपके ग्रेडियंट का यूनिट बन गया न्यूटन पर सेंटीमीटर. ऐसे आप यूनिट लिख सकते. ठीक है. 5 मिनट सांस लो, फिर मैं आगे एक सवाल और करूं.
अच्छा भाई ठीक है, ऐसा कोई मसला क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करा देता हूं, उसके बाद हम लेसन कंक्लूड करेंगे। वो कहता है, अ स्टूडेंट डज एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द मास ऑफ अ मीटर रूल। A fixed mass is placed on the meter rule at the 5 centimeters mark. ठीक है भाई, the student places the pivot at the 25 centimeter mark on the rule, places a mass of 20 grams on the meter rule, adjust the position of the 20-gram mass until the rule is as close to balance as possible. मतलब इक्विलिब्रियम वाली कहानी है। कहता है, using figure 3.2 determine the distance d of the center of the 20-gram mass from the pivot when the meter rule is as close to balance as possible. अब देखो ये डिस्टेंस जो है ना, ये मास के सेंटर तक लिया जाता है। राजी बात है, मास का सेंटर कहाँ है ये जज करने के लिए तरीकेकार ये है कि जो उसके एजेस है ना बेटा, इन एजेस को देख लो। जैसे ये जो एज है ये आ रहा है 81.1 पे, अगर आप देखें तो ये आ रहा है 81.1, और दूसरा एज जा रहा है आपका 82.9 पे। ये मास 81.1 सेंटीमीटर से लेके 82.9 सेंटीमीटर तक के रीजन में मौजूद है। उसका जो मिड होगा वो कहाँ होगा, वो आप इन दोनों का एवरेज ले लो। एवरेज एक तरह से यही होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट ही। ये आपके पास 82 आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। उसने आपसे डिस्टेंस मांगा है पिवट से लेके यहां तक का। पिवट रखा था 25 सेंटीमीटर वाले मार्क, ये रखा है 82 सेंटीमीटर वाले मार्क पे। तो जो डिस्टेंस डी है वो 82 माइनस 25, 57। ठीक है, ये आपका 57। Can I describe the technique the student uses to balance the meter rule with the 20-gram mass? कैसे बैलेंस कर रहा है? अब यहां कोई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट नहीं समझाना, वो थ्योरी में होता। यहां आपको सिर्फ ये बताना है कि भाई हम मास को पिवट के करीब लाएंगे और उससे दूर ले जाएंगे, देखने के लिए कि किस पोजीशन पे ये बैलेंस। हम डिस्टेंस चेंज करेंगे, हम यही बात बोलेंगे भाई the student changes the distance d from the pivot by moving the mass closer or away from pivot। ठीक है, डिस्टेंस डी को चेंज करने की बात करें। हाँ, अगर ये पेपर 2 में होता तो फिर आप बात कर रहे होते पूरी के भाई डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे ताकि मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल हो जाए मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के, फिर ये वाली बातें आ रही है। तो कहते हैं, the student repeats the procedure for the mass 30, 40, 50 and 60 और
20 की रीडिंग आपने भी ऊपर निकाली है, 57 आई थी। अब क्या ना 1/d का कॉलम पूरा कर दो भाई साहब, पूरा कर ले। 1/57 is 0.017, 1/37 is 0.027, 1 divided by 28 is 0.035, 1 divided by 22 is 0.045, 1 divided by 18 is 0.056. Can I suggest why the value of D cannot be found for mass of 10 grams? अब देखो जितना हल्का मास होता है उतना दूर रखना पड़ता है तुम्हें। तुमने 20 ग्राम के मास को बैलेंस करवाने के लिए 82 सेंटीमीटर वाले मार्क पे लाके रख दिया। स्केल 100 का होता है, तो भाई 10 का आराम से इसलिए निकाला होगा क्योंकि हो सकता है जो डिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा वो रूल में पूरा ही नहीं आ रहा, रूल से बाहर जा रहा बैलेंस करने के लिए। तो ये बात लिख सकते हो। फिर वो कहता है भाई यूजिंग द ग्रिड प्रोवाइडेड ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, 0 0 से स्टार्ट लीजिएगा और लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाइए। अब यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए, जो डेटा आपको दिया गया, उसके हिसाब से आप अपने पूरे ग्राफ के ऊपर एक्सेस लेबल करोगे। आपके पास 1/d है y एक्सेस पे, मास है x एक्सेस पे। स्केल अगर देखा जाए तो मास है 20 से 60 तक, लेकिन वही है 0 10 20 30 40 50 60 ऐसे चलेंगे। y में जा रहे हो 0.056 तक। तो मैंने जो इसके लिए स्केलिंग यूज की थी, मैंने ऑलरेडी बनाया भाई, ये ऐसा था। मैंने x पे 0 10 20 30 40 ये स्केल रखा, और मैंने y पे 0.005 0.010 015 020 ये स्केल रखा 0.055। तो 0.056 में आराम से प्लॉट कर पाया। तो ये मेरा स्केल था, ठीक है। मैं ये ग्राफ आपको दिखा रहा हूं, अब इसे कंप्लीट खुद भी कर लीजिएगा बैक एट होम। इसके बाद मैंने यहां पे इसका ग्रेडियंट निकाला, और ग्रेडियंट के लिए वही टेक्निक, दो कोऑर्डिनेट्स अपने ग्राफ से मैंने उठाए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। मैंने जो कोऑर्डिनेट्स यूज किए वो मैं आपको बता देता हूं। एक मैंने 55, 0.051 ये मेरा y2 हो गया, और 0.0125 मेरा y1 हो गया, ओवर x2 माइनस x1 में 55 माइनस 50। यहां से मुझे मिला मेरा ग्रेडियंट। ये आ रहा है 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 4। ये हमारा जी आ गया 9.6 एक्सपोनेंट माइनस। ठीक है भाई, मैंने आंसर को टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसलिए लिखा क्योंकि जो टेबल मुझे गिवन था उसमें मेरा डेटा भी 2SF के अंदर ही था।
फिर कहता है यूज योर आंसर इन जी टू कैलकुलेट एम, और उसका फॉर्मूला दे रहा है वो आपको 160 माइनस 0.040 अपॉन जी, जो हमारा 9.6 एक्सपोनेंट माइनस 4 था। यहां से मैं एम निकाल लेता हूं। ये बना 118.3, यानी कि टू सिग्निफिकेंट फिगर में 120 ग्राम्स। क्या राउंड ऑफ करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, राउंड ऑफ करना चाहिए। फिर मुझे कहता है स्टूडेंट इज गिवन अ पीस ऑफ मॉडलिंग क्ले, ही प्लेसेस इट ऑन द मीटर रूल as shown in figure 3.1. He finds that the meter roll is balanced when the modeling clay is at a distance of 40 centimeters. यानी जब ये डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है तो मीटर रोल बैलेंस हो गया। 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होने का मतलब ये है कि ये जो जगह है जहां ये मॉडलिंग क्ले रखी गई होगी, ये यकीनन 65 सेंटीमीटर वाला मार्क, 40 सेंटीमीटर दूर। कह रहा यूज योर ग्राफ टू फाइंड द मास ऑफ द पीस ऑफ द मॉडलिंग क्ले। ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया है ये 1/d और m का ग्राफ। मैं क्या करता हूं, मैं 1/d निकाल के देखता हूं, यानी 1/60, 1/40 ना, d was the distance between the two, 1/40। ये आ रहा है हमारे पास 0.025। अब मैं ग्राफ पे जाऊं, ग्राफ पे जाके मैं बस एक बार कंफर्म कर लूं डी हमारा था क्या, सही है, डी माइनस करके निकले, डिटरमिन द डिस्टेंस डी, सब्ट्रैक्शन। तो 0.025 मैंने अपना ग्राफ देखा, सीधे गए ग्राफ पे और चेक कर लिया 0.025 पे हमारा ग्राफ हमें मास की क्या वैल्यू दे रहा है, तो ये दे रहा है 28 ग्राम्स। It's giving me 28 grams. क्या मैं इससे बैलेंस है? All right, let's keep the lesson till here. Next class के अंदर इंशाल्लाह चीजों को आगे लेके चलें। ध्यान रखना भाई साहब अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।